गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और दोस्तों आपको पता है कुछ स्टूडेंट परेशान भी रहे होंगे। मुझे पता है दोस्तों 3-4 दिन से आप बहुत परेशान होंगे, क्योंकि आपको जो कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा था वो आपको 3-4 दिन नहीं मिल पाया। तो उसका भी दोस्तों कुछ रीज़न ही होगा, इसलिए मैं नहीं डाल पाया। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए कंटेंट नहीं डालता, आपकी तैयारी में कोई गैप देता। घर में प्रोग्राम था तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया। 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा बिजी था, लेकिन अब आपको दोस्तों रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। और आपको पता ही दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों प्लांट हार्मोन्स, यानी कौन कौन से हार्मोन जो है हमारे पादप में पाए जाते हैं। उन सारे हार्मोन को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उनके कार्यों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, या फिर जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो देखिए दोस्तों, टॉपिक है हमारे सामने पादप हार्मोन्स, यानी दोस्तों प्लांट हार्मोन्स। और आपके ये 5 हार्मोन्स हैं दोस्तों टोटल। इन 5 हार्मोन्स को हम एक एक करके दोस्तों बारी बारी से डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, और हर एक हार्मोन की विशेषताएं जानने वाले हैं कि किस हार्मोन का क्या कार्य होता है पादप में, ठीक है दोस्तों। जिसमें ये 5 हार्मोन आपको तो डायरेक्टली याद रखने ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें पहला है दोस्तों ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है दोस्तों एसिटिक एसिड, और पांचवा है दोस्तों एथिलीन। जिसमें फर्स्ट हार्मोन है दोस्तों आपका ऑक्सिन। और ऑक्सिन के बारे में दोस्तों हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसमें प्राकृतिक ऑक्सिजन, कृत्रिम ऑक्सीजन, सारे ऑक्सीजन हम पढ़ने वाले हैं। और ये पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको डायरेक्टली याद रखने की प्राकृतिक हार्मोन कौन कौन से हैं और कृत्रिम कौन कौन से हैं, ये पूछे जाते हैं। ऑक्सीजन का क्या कार्य होता है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट हार्मोन है आपका ऑक्सीजन, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन की खोज जो है दोस्तों बेंट नाम के वैज्ञानिक ने जई के पादप में की थी, ठीक है। जई जो होता है दोस्तों एक चारा होता है। जब आपका गेहूं जो उगाया जाता है खेत में फसल में, तो उसी के साथ दोस्तों जई भी उसी टाइम में उगाया जाता है, यानी एक प्रकार से वो रबी की फसल होती है। तो उस जई के पादप में किसने जो है बेंट साहब जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। ऑक्सीजन शब्द का अर्थ होता है दोस्तों बढ़ना। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, ऑक्सीजन कार्बनिक यौगिकों का समूह है जो पौधों में कोशिका दीर्घन में भाग लेता है। दीर्घन का मतलब है दोस्तों उसकी एलोंगुलेशन, यानी दोस्तों उसकी बढ़ाव, उसकी वृद्धि में भाग लेता है। आगे आपको याद रखना है दोस्तों इंडोल एसिटिक एसिड, ये आपका एक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। इंडोल ब्यूटायरिक एसिड भी एक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। नेप्थलीन ये आपका कृत्रिम ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है। 2,4-D यानी दोस्तों 2,4 डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल जो है आपका ये दोस्तों आपका एक कृत्रिम ऑक्सीजन है, जिसका प्रयोग खरपतवार नाशी के रूप में किया जाता है। अगला है दोस्तों तने में जिस ओर ऑक्सीजन की अधिकता होगी उस ओर उसकी वृद्धि भी ज़्यादा होगी। जड़ में इसकी अधिकता में वृद्धि को कम करता है। अगर जड़ में इसकी अधिकता है तो वो क्या है दोस्तों वृद्धि को कम करता है। जड़ की बात चल रही है, अगर तने में हो तो तने की वृद्धि को बढ़ाता है। जैसे दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई वृक्ष है, ये कोई वृक्ष है, ठीक है। अब एक मिनट दोस्तों, ये भी कोई वृक्ष है, ये भी कोई वृक्ष है, ठीक है। और ये भी कोई वृक्ष है, और ये भी कोई वृक्ष है, ये एक ही वृक्ष है। मान लीजिए शुरुआत में इस प्रकार था नॉर्मल। अब जैसे जैसे दोस्तों इस साइड में इधर साइड में इसकी जैसे जैसे इधर ऑक्सीजन इकट्ठा हुआ, ठीक है, तो ये धीरे धीरे इधर ये मुड़ता चला गया। और धीरे धीरे जैसे ही इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, इधर साइड में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, ठीक है, कम्प्लीटली इधर इस प्रकार ये मुड़ गया। तो जिस तरफ ऑक्सीजन होता है उस तरफ ये वृद्धि करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है दोस्तों ऑक्सीजन के कार्य, यानी ऑक्सीजन के क्या कार्य होते हैं, पादप में क्या ये कार्य करता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन कोशिका दीर्घन द्वारा स्तंभ या तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। ये जड़ की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। ये बीज रहित फल जो होते हैं उनके उत्पादन में सहायक होते हैं।
पत्तियों के झड़ने, फलों के गिरने, झड़ने आदि की स्थिति को जो है ऑक्सीजन नियंत्रित करता है। गेहूं एवं मक्का के खेतों में ऑक्सीजन खरपतवार नाशक का कार्य करते हैं। और यह आलू जो होते हैं ना, उनमें कलिका यानी आँखें जो होती हैं, जो छोटे छोटे, कभी कभी आपने देखा होगा दोस्तों, जो आलू होते हैं जगह जगह आलू के ऊपर कलियाँ सी निकल आती हैं, थोड़ी छोटी छोटी, तो उन्हें ये रोकता है, जिससे कि आलू का लंबे समय तक भंडारण यानी दोस्तों उन्हें स्टोर करके रखा जा सके। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि सूरजमुखी में प्रकाशानुवर्ती गति के लिए ऑक्सीजन जिम्मेदार होता है। ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। अगला आपका हार्मोन है जिबरेलिन हार्मोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके सबसे पहले ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, 3 पॉइंट है कि जिबरेलिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जिसका मुख्य उदाहरण जिबरेलिक एसिड है, और इसकी खोज दोस्तों कुरोसावा ने की थी। जिबरेलिन को जिबरेला फ्यूजिकोराई कवक से प्राप्त किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों इसके कार्यों की। तो जिबरेलिन जो है दोस्तों तने को मोटा बनाते हैं, जिसके कारण पौधे बृहत आकार में हो जाते हैं। अगला आपको याद रखना है कि जिबरेलिन हार्मोन बीजों के अंकुरण में भाग लेते हैं। अगला पॉइंट आपको याद रखना है बीजों की सुषुप्तावस्था में बीजों की सुषुप्तावस्था को भंग करके उन्हें अंकुरित होने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी दोस्तों बीजों के अंकुरण में सबसे अहम योगदान होता है दोस्तों जिबरेलिन हार्मोन का, और ये डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों कई बार, तो आपको याद रखना है। हर एक हार्मोन जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि द्विवर्षीय पादपों को एक वर्षीय करने में जिबरेलिन का प्रयोग किया जाता है, जिसे बोल्टिंग प्रभाव कहते हैं। जिबरेलिन अंगूर के गुच्छे के आकार को बढ़ाता है। जिबरेलिन आनुवंशिक रूप से बौने पौधों को लंबा करता है। बौने पौधों को लंबा करने में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? जिबरेलिन हार्मोन का। तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे हम चलते हैं। अगला आपका हार्मोन है साइटोकाइनिन। कौन सा दोस्तों? साइटोकाइनिन हार्मोन। तो देखिए दोस्तों साइटोकाइनिन जो है दोस्तों एक क्षारीय प्रकृति का हार्मोन होता है, ये आपको याद रखना है। इसकी खोज दोस्तों मक्का में की गई थी, इसलिए दोस्तों इसे जियाटिन भी कहा जाता है। काइटिन एक संश्लेषित साइटोकाइनिन है। आगे आपको याद रखना है साइटोकाइनिन का संश्लेषण जड़ों के अग्र सिरों पर होता है, ठीक है, जहाँ कोश का विभाजन होता है। जैसे दोस्तों देखिए, मान लीजिए कोई पादप है आपका, ये जड़ है, ठीक है दोस्तों, ये जड़ हैं इस प्रकार से, ये जड़ हैं, ठीक है दोस्तों, ये जड़ हैं निकली हुई हैं। तो इनका जो अगला भाग है, जो टिप वाला भाग है, ये वाला भाग, ठीक है दोस्तों, ये वाला जो भाग होता है ना, ये वाला भाग यहाँ पर पाया जाता है दोस्तों साइटोकाइनिन, ठीक है दोस्तों। और यहीं पर दोस्तों अब देखो तो देखिए एक चीज़ मैं आपके लिए समझा देता हूँ, ये वृद्धि कैसे करेगा। यहाँ तक तो यहाँ पर ये मृत के रूप में होती हैं दोस्तों जड़ें, लेकिन जो अगला भाग जो वृद्धि करता है वो तो जीवित ही होगा। वृद्धि कब करेगी? जब जीवित होगा। और कोश का विभाजन कहाँ होगा? जो हिस्सा जीवित होगा। मान लीजिए ये पार्ट आपका जीवित है इस तने का, तो यहीं पर तो कोश का विभाजन होगा, तभी तो इसका आकार बढ़ेगा। तो वही बात कह रहा हूँ मैं दोस्तों, समझा रहा हूँ आपको जड़ के बारे में। जड़ वृद्धि कब करेगी? जब उसमें कोश का विभाजन होगा। और इसका अगला भाग वृद्धि कब करता है? जब वो जीवित होता है। तो इसीलिए दोस्तों साइटोकाइनिन जो है ये जड़ों के अग्रभाग पर पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों इसके कार्य के बारे में हम समझते हैं, क्या क्या इसके कार्य होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो है दोस्तों सेल डिवीजन में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके कार्यों के बारे में हम समझते हैं। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि साइटोकाइनिन कोश का विभाजन के लिए एक आवश्यक हार्मोन है। यह ऊतकों व कोशिकाओं का विभेदन करता है। साइटोकाइनिन पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को प्रारंभ करता है। साइटोकाइनिन बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है, ठीक है। ये प्रेरित का कार्य करता है दोस्तों, ना कि अंकुरण करता है। प्रेरित कार्य कर, जैसे कि मान लीजिए आप दो स्टूडेंट हैं, जैसे दोस्तों ये कोई स्टूडेंट है और ये कोई स्टूडेंट है, ये आपका टीचर है। अब ये छोड़िए, ये आपका कोई स्टूडेंट है, ठीक है, ये टीचर है, ठीक है दोस्तों, और ये आपका कोई फ्रेंड है। अब फ्रेंड, टीचर तो आपको पढ़ा रहा है,
सारी चीज़ें समझा रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा योगदान तो इसी का है दोस्तों, इसमें टीचर का, जो आपको समझा रहा है, पढ़ा रहा है, सारी चीज़ें अच्छी क्रम वाइज अच्छी तरह समझा रहा है। लेकिन फ्रेंड जो है दोस्तों केवल आपको सपोर्ट करता है कि ऐसे नहीं, ऐसे उस चीज़ को पढ़ ले जो टीचर पढ़ा रहा है, जो ये टीचर जो है, ये वाला टीचर जो आपको कुछ पढ़ा रहा है उसे अच्छी तरह से रिवाइज कर। तो ये सपोर्टिंग का काम करता है, प्रेरित करने का कार्य करता है टीचर की ओर, कि टीचर जो पढ़ा रहा है उसे आप अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए। लेकिन अहम योगदान किसका है? टीचर का। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पर आपके लिए समझाना चाहता हूँ। जो अंकुरण, बीजों का जो अंकुरण है उसको प्रेरित करने का कार्य कौन करता है? साइटोकाइन। ठीक है, और जबकि बीजों के अंकुरण में कौन कार्य करता है? जिबरेलिन। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। अगला है आपका एब्सिसिक एसिड। तो दोस्तों इसके बारे में आपको याद रखना है, ये वृद्धि रोधक हार्मोन है, यानी दोस्तों ये पौधों की वृद्धि को रोकता है ताकि पौधे अधिक लंबाई में ना पहुँचे। और सबसे ज़्यादा दोस्तों जो है ऑक्सीजन हार्मोन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? दोस्तों सूर्यमुखी के पेड़ में। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कार्यों की। तो इसके कार्य जो हैं ये आपको याद रखने हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कि एब्सिसिक अम्ल पौधों की वृद्धि को रोकता है। यह वाष्प उत्सर्जन की क्रिया का नियंत्रण रंध्रों को बंद करके करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वाष्प उत्सर्जन क्रिया को कौन नियंत्रण करता है? एब्सिसिक एसिड। बीजों और कलिकाओं को सुषुप्तावस्था में लाता है और यह पत्तियों की झड़ने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जो स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो पर बने हुए हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ में ऑल वाला चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, और जितनी भी चीज़ें मैं आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूं दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं कि इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आप RRB JEE का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप ग्रुप D का एग्ज़ाम दीजिए, ये मेरी गारंटी है। बशर्ते जो चीज़ें करा रहा हूँ उनको आपको फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका था एब्सिसिक एसिड। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अगला है आपका एथिलीन हार्मोन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि एथिलीन गैसीय रूप में पौधों में पाया जाता है। यह प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन है जिसकी क्रिया स्व उत्प्रेरकीय होती है। यह पौधों की लंबाई में वृद्धि को रोकता है। इस हार्मोन का निर्माण पौधों के प्रत्येक भाग में होता है। इसे वृद्धि रोधी हार्मोन भी कहते हैं। यह पादप की वृद्धि पुष्पासन की क्रिया को रोकता है, लेकिन आम में यह पुष्प की क्रिया को बढ़ाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, यह बीजों की प्रसुप्ति अवस्था के लिए जिम्मेदार होता है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, यह पौधों की पत्तियों में फलों की झड़ने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इससे अगला पॉइंट है दोस्तों कि यह कृषि में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला पादप वृद्धि नियामक है। एथिलीन को एथोफोन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों एथिलीन के कार्य हैं, ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं, तो ये आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं, और अंतिम जो हार्मोन है दोस्तों आपका, ये होता है दोस्तों फ्लोरोजीन्स। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको याद रखनी है कि फ्लोरोजीन्स का संश्लेषण पत्तियों होता है, परंतु फूलों को खिलने में मदद करते हैं, इसलिए फ्लोरोजीन्स को फूल खिलने वाला हार्मोन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब नोट में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भी आपको याद रखनी है कि दीप्ति कलिता क्या होता है। तो पादपों का आवश्यक प्रकाशीय अवधि जो होती है, पादप जो प्रकाश संश्लेषण के रूप में जो प्रकाश द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया को करते हैं, तो वह कितनी अवधि तक किया है उन्होंने, उस अवधि को ही हम कहते हैं दोस्तों दीप्ति कलिता। तो इसकी खोज जो है दोस्तों 1920 में गार्नर व एलार्ड ने की थी। और अल्प दीप्तिकालिक पादप कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना है, जैसे मूली, चुकंदर, गेहूँ। और दीर्घ दीप्तिकलिका पादप कौन कौन से हैं दोस्तों? सोयाबीन, तंबाकू। और डे नाइट प्लांट कौन कौन से हैं दोस्तों? कपास और मटर।
तो ये आपको याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है। ये पूछे जा चुके हैं 2022 में। ये चुकंदर पूछा जा चुका है अल्पदीप्ति कलिका में, और एक आपका ये तंबाकू पूछा जा चुका है, तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक था दोस्तों पादप हार्मोन, जो कि यहाँ पर हमारा समाप्त हो चुका है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों, शेयर कर देना है। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।